हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के प्रीलिम्स के इस न्यू बैच में। कांस्टेंट असेंबली हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि आपके सिलेबस में पॉलिटी के अंदर पहला टॉपिक। उसी के अंदर संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनका क्या रोल रहा। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। उनमें से बाद में जो संख्या रह जाती है वो 12 रह जाती। तो इन 15 महिलाओं का क्या योगदान रहा, किस प्रकार उन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, और इन पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल ये टॉपिक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ ही साथ मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक आज रहेगा कि संविधान निर्माण में किन किन वुमेन्स का क्या क्या रोल रहा, क्या क्या भूमिका उन्होंने निभाई। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सारी महिलाएं नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को डिस्कस करें। चलिए, सबसे पहले जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, शायद आप इनका नाम जानते होंगे। इनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। इनके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो ये है कि ये इंडिया में किसी भी स्टेट की फर्स्ट सीएम थी, यानी पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी किसी भी राज्य की। उसका नाम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? सुचेता कृपलानी। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आ चुका है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पूछ चुका है। तो फर्स्ट वुमेन जो चीफ मिनिस्टर बनती है किसी भी स्टेट का, कौन सा स्टेट था? यूपी स्टेट था। ये हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली महिला सीएम बनती है कृपलानी जी। इनके बारे में और फैक्ट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला शाखा वुमेन्स विंग जो है उसका फॉर्मेशन भी किन्होंने किया था? सुचेता कृपलानी जी ने किया था। वुमेन्स विंग का फॉर्मेशन भी इन्होंने किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा है उस पर भी प्रश्न आता है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आत्मकथा का नाम क्या है। इनकी आत्मकथा का नाम है एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन मुझे लगता है कि इन पर अलग अलग जगह पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो सुचेता कृपलानी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। आपके फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ और सारे मूवमेंट्स को भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ संविधान सभा में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद करने। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये टोटल फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो आपको याद करने। चलिए सेकंड देखते हैं, फीमेल। इनके बारे में शायद आप जानते हो, गेस करिएगा कौन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। इनके बारे में अगर बात करें, ये मैंने बताई दी आपको, नेहरू जी की बहन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, किसी भी स्टेट के अंदर फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ स्टेट में, राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली पहली वुमेन, सीएम बनने वाली पहली वुमेन सुचेता कृपलानी थी। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर इन अ स्टेट, राज्य के अंदर पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री बनी वो है विजय लक्ष्मी पंडित। इनका नाम आपको याद रखना है। तो राज्य के अंदर ये पहली महिला है। राज्य कौन सा था भाई? वही सेम यूपी के अंदर। यूपी के अंदर ही ये क्या बनी थी? पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया जिसने क्या किया? यूएनओ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो नेहरू जी की बहन थी। तो तीन फैक्ट इनके बारे में आपको याद करने हैं। पहला, नेहरू जी की सिस्टर है। दूसरा, फर्स्ट फीमेल है जो किसी भी स्टेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगी। थर्ड, यूएनओ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली फर्स्ट वुमेन। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको देख लीजिए। चलिए अगली आपके सामने, इनके बारे में शायद जानते हो आप, गैस करिएगा कौन है ये। इनका नाम है सरोजनी नायडू। इनका एक टाइटल भी है जिस टाइटल से इनको जाना जाता है और आपके एग्जाम में आ भी चुका है। लास्ट में आप बताइएगा कि टाइटल क्या है। तब तक दो तीन फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज, देश की पहली महिला के तौर पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनने वाली फर्स्ट वुमेन जो इंडिया की हैं वो है सरोजनी नायडू। कहाँ पर बनी थी? यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन यूपी। कौन? सरोजनी नायडू।
तो आपके पास फर्स्ट सीएम भी यूपी के अंदर है जिनका नाम था सुचेता कृपलानी, प्लस फर्स्ट गवर्नर भी आपके पास है जिनका नाम है सरोजनी नायडू। इनके बारे में दूसरा फैक्ट हम देखें तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट जो बनी थी उनका नाम भी सरोजनी नायडू है। 1925 में, याद रखिएगा 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ था उसमें इन्होंने चेयरमैनशिप की थी। तो याद रखिएगा पहली महिला जो भारतीय है और कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है। देखिए अगर एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि पहली महिला वो कौन है जो कांग्रेस की चेयरमैन बन रही है, तो वो है एनी बेसेंट। पहली महिला के तौर पर एनी बेसेंट का नाम है, किंतु इंडियन महिला के तौर पर कौन है, भारतीय महिला कौन है पहली, तो आंसर कौन होना चाहिए आपका, सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर सेशन था जिसको उन्होंने हेड किया था, चेयर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इनका तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया, इनका टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे स्वर कोकिला आप जानते होंगे कौन, लता मंगेशकर को कहा जाता है, ऐसे भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है भाई, सरोजनी नायडू कहा जाता है। अच्छा, ये पोइट भी थी, बहुत सारी पोइम्स भी लिखती थी, तो इनकी कुछ पोइम्स आपके एग्जाम में पूछ ली जाती। तो एक दो तीन पोइम्स के नाम आपको याद करने हैं। जैसे क्या क्या, गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी एक क्या है, पोइम का क्या है, अब बंच है आप कह सकते हैं, कलेक्शन है, पोइम्स का कलेक्शन। बर्ड ऑफ टाइम ये भी इनकी पोइम का नाम है। ब्रोकन विंग ये भी इनका नाम, पोइम का नाम है। लेडी ऑफ द लेक जो 13 ईयर की एज में इन्होंने लिखी थी, जब 30 ईयर की थी ये तब इन्होंने लिखा था। तो ये सब इनकी पोइम्स के कलेक्शन का नाम है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम याद रखना है, बर्ड ऑफ टाइम याद रखना है, ब्रोकन विंग याद रखना है, लेडी ऑफ द लेक याद रखना है। इन पर क्वेश्चन आते हैं, वो सीधा प्रश्न पूछ लेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी कविता है या किसका पोइम कलेक्शन का जो नेम है वो गोल्डन थ्रेशोल्ड। आंसर होना चाहिए सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, साथ ही साथ बहुत सारी उपलब्धियां इनके नाम पर हैं, इसलिए इनको एक टाइटल, एक उपाधि आप कह सकते हैं दी जा रही है। उपनाम इनका जो है उसका नाम क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। चलिए आगे, तीन हो गई आपके पास। चौथी, इनके बारे में शायद आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इंडिया की पहली महिला जो सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर बनती है। स्टेट में हम जान चुके हैं, स्टेट में कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, लेकिन सेंटर में मिनिस्टर बनने वाली महिला कौन है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, देखिए बेसिकली इनका नाम है अमृत कौर, राजकुमारी नाम नहीं है, बट ये राजकुमारी थी। पंजाब में कपूरथला के राजा की ये पुत्री है, डॉटर है, इसलिए राजकुमारी थी। लेकिन इस वजह से भी इनको राजकुमारी नहीं कहा जाता। जब इनकी डेथ हुई थी 1960s में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूएसए का सबसे फेमस न्यूज़पेपर है, उसने इनकी डेथ पर राजकुमारी टाइटल इनको दिया था, डेथ ऑफ राजकुमारी। तो राजकुमारी तब से इनके नाम में जुड़ा हुआ है। तो राजकुमारी अमृत कौर बेसिकली राजकुमारी नहीं है, ठीक है, मैंने बताई दिया आपको, पंजाब के राजा की पुत्री है ना। चलिए अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बस जानकारी थी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1950s में, 1950 में ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्ष नहीं थी, इन्होंने चेयरमैनशिप की थी, प्रेसिडेंट बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1950 जब इंडिया क्या हुआ, केवल फ्री हुआ और उसके साथ ही गणतंत्र बना। जैसे ही गणतंत्र बना क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड के अंदर, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी प्रेसिडेंट बनाया गया, चेयरमैनशिप करी, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने आपको बताया कौन है, ये पहली फीमेल हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर बन रही है। कहां पर, सेंटर में, केंद्र के अंदर पहली महिला जो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनती हैं, वो कौन है, राजकुमारी अमृत कौर। किस डिपार्टमेंट को इन्होंने चेयर किया था, हेड किया था, तो वो डिपार्टमेंट है आपके पास स्वास्थ्य है, हेल्थ मिनिस्ट्री। तो 10 साल तक ये देश की क्या रही है, स्वास्थ्य मंत्री रही है ना, हेल्थ मिनिस्टर रही हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 10 ईयर तक ये क्या रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला है जो क्या बन रही है, सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर बन रही है। आ चुका है एग्जाम, ये आपके पीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, एम्स को
और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, इन दोनों को इस्टेब्लिश कराने में, इन दोनों की स्थापना कराने में राजकुमारी का बहुत जबरदस्त रोल था। आप कह सकते हैं इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के कारण क्या हुआ है, एम्स और आपका स्पोर्ट्स क्लब, इसकी स्थापना हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। हेल्थ असेंबली की क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रही है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हो रही हैं आपके किसमें, सेंटर के अंदर, और एम्स की स्थापना करवा रही है। नेक्स्ट देखिए, फोटो आपको दिख रहा होगा, कौन है ये, इनका नाम है लीला रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संविधान सभा में। पहला इनके बारे में बात क्या है, 1923 में उन्होंने असम में दीपाली संघ की स्थापना की थी। एक्चुअली दीपाली संघ क्या है, जब हम बात करें, दीपाली संघ मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यानी 1923 के ज़माने में जिस प्रकार के क्रांतिकारी बम फोड़ा करते थे, उसी प्रकार से लीला रॉय ने भी क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और तमाम बार ये अरेस्ट भी हुई थी। बाद में जब स्वतंत्रता का समय आया, संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, तो इनको भी असम से क्या किया गया, एक प्लेस दिया गया कि भाई आप भी आइए और संविधान निर्माण में हमारा सहयोग कीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कौन, लीला रॉय। इनके बारे में सेकंड बात करें, सुभाष चंद्र बोस, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की भी ये क्या रही है, सदस्य रही। आपको पता हो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस चेयरमैन का इलेक्शन हराया, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने जो संस्था बनाई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की थी, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की ये चेयरमैन रही। तो कुल मिला के क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका योगदान रहा है। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, उसके बाद इनको क्या बना दिया, संविधान सभा का सदस्य, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बना दी गई। लेकिन जैसे ही इंडिया का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया इन्होंने संविधान सभा को। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई संविधान सभा नहीं होती, भारत विभाजित हो चुका है, तो ये अविभाजित भारत की संविधान सभा नहीं है। अब मैं इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहूंगी, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर नहीं रहूँ, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में रही हैं तो उनकी सोच अपनी अलग थी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिएगा, जो रिजाइन कर रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन है आपके पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है बेगम एजाज रसूल। बेसिकली ये इनका नाम एजाज रसूल नहीं है, इनके हस्बैंड जो थे उनका नाम एजाज रसूल था, इनका नाम कसदिया बेगम था। इनके हस्बैंड की जो क्या बोले किंगडम थी वो यूपी के अंदर थी, उनका नाम एजाज रसूल था। उनकी डेथ के बाद इनका वहाँ पर रूल होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर नाम से क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि देखिए आप अच्छे से जानते होंगे गांव में आज भी महिलाओं के नाम नहीं होते, जो नाम होता है ओरिजिनल वो हटा दिया जाता है, उनके हस्बैंड के नाम पे उनका नाम चलता है, इसकी वाइफ, उसकी वाइफ, या उनके गांव या शहर के नाम पे चलता है, ये आपने अच्छे से जाना होगा। तो कुल मिला के बेगम एजाज रसूल इनका नाम नहीं है, इनका नाम था कसदिया बेगम। क्या नाम था, कसदिया बेगम। लेकिन हस्बैंड का नाम क्या था, एजाज रसूल, इसलिए इनका नाम भी क्या रख दिया गया, एजाज रसूल। अब चूंकि आपको दिख रहा है कौन है, मुस्लिम है, तो वन एंड ओनली मुस्लिम वुमेन जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी, और बेसिकली ये मुस्लिम लीग से थी, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग में पहले थी, बाद में रिजाइन करके ये कांग्रेस के अंदर आ जाती हैं। और चूंकि क्या होता है, विभाजन होता है, मुस्लिम लीग इनको पाकिस्तान जाने का ऑफर देती है, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं जाती, इंडिया में ही रहती, क्योंकि इनकी जो रियासत थी वो इंडिया में थी। तो वन एंड ओनली मुस्लिम वुमेन है जो मुस्लिम लीग से भी है और आपके संविधान सभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला, वन एंड ओनली मुस्लिम वुमेन। सेकेंड बात, इनकी ऑटोबायोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमाम बार आ चुकी है, पर्दा टू पार्लियामेंट, बस इतना ही याद करना है, अगर आप इतना याद कर लेंगे काफ़ी है। पर्दा टू पार्लियामेंट इनकी बायोग्राफी का नाम है, ऑटोबायोग्राफी का पूरा है अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो पर्दा टू पार्लियामेंट ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आंसर होगा बेगम एजाज रसूल। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए इनके नाम पर एजाज रसूल कप भी चलता है ना। चलिए, तो संविधान सभा में विपक्ष की नेता रही, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन भी इन्होंने संभाला है, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी इनको जाना जाता है। और भारतीय महिला हॉकी महासंघ, जो आपके हॉकी फेडरेशन है,
उसकी प्रेसिडेंट भी रही हैं, वुमेन हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट रही हैं, और इन्हीं के नाम पर हॉकी का कप है जो मैंने आपको बताया था, एजाज रसूल कप, अगर आपने सुना हो। और ये एमपीपीएससी के अंदर आ चुका है। एजाज रसूल कप का संबंध किससे है? तो भाई किससे संबंध है आपका? बेगम एजाज रसूल से। हॉकी, हॉकी के अंदर प्रेसिडेंट रही थी, इसलिए इनके नाम पर ये कप है। तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें याद रखना बेगम एजाज रसूल के बारे में। वन एंड ओनली फीमेल, मुस्लिम फीमेल इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मुस्लिम लीग से थी, अपोजिशन लीडर भी रही, और हॉकी के फेडरेशन के अंदर प्रेसिडेंट भी रही। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मैंने बताया था 8-10 महिलाएं पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट। ये कौन है भाई? इनका नाम है हंसा मेहता। कौन है ये? हंसा मेहता। इनके बारे में शायद जानते ही होंगे आप, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी थी। तो जर्नलिज्म, आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी महिला जर्नलिस्ट है जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं, तो महिला पत्रकार जो संविधान सभा में रही हैं उनका नाम है हंसा मेहता। 45-46 में इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945-46 में, उसकी इन्होंने चेयरमैनशिप की। तो महिला जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सम्मेलन हो रहा है अखिल भारतीय लेवल पर, उसकी चेयरमैन भी कौन रही हैं? हंसा मेहता। 2 फैक्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। पहले जर्नलिज्म यानी पत्रकार हैं, दूसरा ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी चेयरमैनशिप कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उतने ही फैक्ट मैंने डाले हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट इसके अंदर नहीं दी। चलिए अगला इसी में बात करें तो इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट आता है, मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी एंड सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए मैंने आपको कमेटीज पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके चेयरमैन पटेल साहब थे। फिर उसके अंदर 2 सब कमेटी थी, एक थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, दूसरी थी माइनॉरिटी सब कमेटी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन थे कृपलानी साहब, जबकि माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो जो कृपलानी साहब वाली सब कमेटी है उसकी एक मेंबर के तौर पर इन्होंने कार्य किया। तो आप कह सकते हैं भारत में जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार आज आपके पास उपलब्ध हैं, उनको दिलाने में कहीं ना कहीं हंसा मेहता का काफ़ी बड़ा रोल है। ये वो वुमेन है जिन्होंने आपको अधिकार दिलाए। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी में भी है और फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी में भी है। अगला देखते हैं, अगली कौन है, इनके बारे में देख लीजिए। इनका नाम है दुर्गाबाई देशमुख। आई थिंक इनके बारे में जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने क्या किया भाई? तो आंध्र प्रदेश से महिला सभा है ना, आंध्र प्रदेश से ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आई थी, और आंध्र प्रदेश में महिला सभा, वुमेन विंग इन आंध्रा, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। तो आंध्र प्रदेश में वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उनका रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। आंध्रा से ये क्या करती हैं, आंध्र जो इलाका था उस समय, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आई। ठीक है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन जो 1958 में बनाई गई थी, उसकी पहली प्रेसिडेंट बनी थी। यानी महिलाओं को एजुकेट करने में, महिलाओं को रिफॉर्म करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। आप अच्छे से नाम याद कर सकते हैं, दुर्गाबाई देशमुख, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। चलिए आगे 1-2 और बची हैं बस, उसके बाद मध्य प्रदेश के लोगों को देखेंगे। चलिए अब कौन है आपके सामने? अम्मू स्वामीनाथन, केरला से हैं, जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से हैं भाई? केरला से हैं। तो संविधान का ड्राफ्ट करने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही थी, कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर उस ड्राफ्ट को बनवाने में जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, किसने? अम्मू स्वामीनाथन। काफी गहरे प्रश्न मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और इनमें से एक प्रश्न भी अगर एमपीपीएससी अपने एग्जाम में पूछ लेता है तो भाई आपके तो बारे न्यारे हो जाने। तो अम्मू स्वामीनाथन ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ काम कर रही हैं, ड्राफ्ट बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर जो 1975 में मनाया गया था, है ना, उसका उद्घाटन में इनको मदर ऑफ द ईयर का क्या दिया गया था? बोले तो सम्मान दिया गया था, टाइटल दिया गया था। तो 1975 जो इंटरनेशनल वुमेन ईयर था, उस ईयर में अम्मू स्वामीनाथन को मदर ऑफ द ईयर के क्या बोलो से सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है ना। अगला बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकी 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री एक डॉटर का नाम है लक्ष्मी सहगल, दूसरी मृणालिनी साराभाई। अगर आपने इनके नाम सुने हो, लक्ष्मी सहगल वो थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA आजाद हिंद फौज में कैप्टन थी। अगर आपने सुना हो, कैप्टन लक्ष्मी सहगल,
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। दूसरी इनकी पुत्री का नाम है मृणालिनी साराभाई, जो एक फेमस, कौन है आपकी, आप कह सकते हैं सिंगर डांसर है ना, क्लासिकल की, है ना, क्या बोले उसको, शास्त्रीय संगीत नृत्य, मृणालिनी साराभाई। अच्छा, इसके अलावा बात करूं, मृणालिनी साराभाई किसकी वाइफ है? जो विक्रम साराभाई आपके फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, उनकी पत्नी है। तो याद रखिएगा, अम्मू स्वामीनाथन काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं, 2 पुत्रियां हैं, दोनों काफी अच्छा करे अपने जीवन में। चलिए, अब लास्ट में आ जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में, दाक्षायणी वेलायुधन, इनके बारे में देख लीजिए। ये कौन है? ये संविधान सभा की अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली एकमात्र महिला सदस्य, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली एकमात्र, सॉरी, अच्छा आगे चला गया, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली एकमात्र महिला सदस्य, यानी एससी कैटेगरी से आने वाली एकमात्र महिला सदस्य हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, संविधान सभा की सबसे सबसे युवा महिला सदस्य, यंगेस्ट वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यंगेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन है? अम्बू स्वामी, सॉरी, दाक्षायणी वेलायुधन 32 ईयर की एज में ये बन गई थी, 32 साल की उम्र में ये संविधान सभा की सदस्य बन गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी महिला है, कौन सी यंग महिला जो संविधान सभा की सदस्य रही, तो आंसर क्या होना चाहिए? दाक्षायणी वेलायुधन। अब लास्ट में पूर्णिमा बनर्जी, लास्ट महिला, बेसिकली एक ही काम किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा। उनकी पिक मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए डायरेक्टली देख लीजिए। जो आपकी प्रियम्बल है, उद्देश्य का है, उसमें हम भारत के लोग शब्द, जो बी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड है, बी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड, किसके सुझाव पर, किसने एडवाइस किया था कि भाई बी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड लेना चाहिए, जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिल जाता है ना, बी द पीपल वर्ड, उसमें इंडिया जोड़ दिया गया। बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द पूर्णिमा बनर्जी की एडवाइस पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी महत्वपूर्ण महिलाएं, काफी इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में हमने जान ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, लगातार फैक्ट है, हो सकता है आपको याद ना हो पाए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से लोग जो संविधान सभा में गए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, मैं मध्य प्रदेश से जाने वाले सारे मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है और जिन्होंने कहीं ना कहीं संविधान निर्माण में योगदान दिया है, पार्टिसिपेशन किया है इन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है वो मेंबर हो सकता है ना हो, संविधान सभा के मेंबर हों, जरूरी नहीं है। मैं केवल इतना बता रहा हूँ आपको कि वो सभी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया, उनमें से कुछ संविधान सभा के सदस्य रहे भी हैं और कुछ संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमें उससे नहीं ध्यान रखना, हमें बस इतना याद रखना है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से था और उनका क्या रूल है। 8-10 लोग हैं, फटाफट देख लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले राम मनोहर सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। संविधान पर जो पेंटिंग मिलती है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये संविधान पर जो चित्र मिलते हैं आपको, उनको बनाने में नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। ये प्रमुख चित्रकार है ना। ये थे कहाँ से भाई? जबलपुर से थे। कहाँ के आर्टिस्ट हैं भाई? आर्टिस्ट ऑफ जबलपुर। तो जबलपुर से संबंध है इनका। तमाम बार पीएससी, एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ लेता है कि राम मनोहर सिन्हा का संबंध किस जिले से? तो जबलपुर से है। इनके टोटल कितने? अच्छा, पहली बात तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया? जब प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे तो उसके बॉर्डर पे बहुत सारी चित्रकारी आपको मिलेगी, तो वो किसने बनाया भाई? वो बनाया राम मनोहर सिन्हा जी ने। और पूरे संविधान में, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रोक्सीमेट 10, कितने? 10 जो है पिक्चर्स उनके अलग अलग जगहों पर शामिल है। 10 पिक्चर जो है उनके अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इनसे पूछा गया कि इस काम के लिए आप कितना पैसा लेंगे, तो उन्होंने बोला पैसा तो नहीं लेंगे, बस मेरा नाम कहीं संविधान में लिख दीजिएगा कि मेरा भी कुछ इसमें रोल रहा है। तो पैसा नहीं लिया इन्होंने, लेकिन इनका नाम आप जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पढ़ते हैं उसमें मिल जाएगा। तो 2-3 बातें, पहले जबलपुर के आर्टिस्ट हैं, प्रियम्बल को डिजाइन किया है, 10 अलग अलग चित्र जो आपके संविधान में दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी राम मनोहर सिन्हा। चलिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एच बी कामत, बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत
मध्य प्रदेश की, जिन्होंने संविधान में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, थे कौन ये पहले याद रखिएगा, होशंगाबाद से संबंधित है। कौन सा जिला है भाई, होशंगाबाद। थे कौन, आईसीएस थे। 1930s में इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विसेज आपके पास परीक्षा थी उसको क्या किया, क्रैक किया, और भारत में कलेक्टर के तौर पर क्या हुए, स्थापित हुए। तो 1934 में क्या किया, 33 में आईसीएस परीक्षा पास की और नरसिंहपुर कलेक्टर बने। कहाँ के कलेक्टर बने, नरसिंहपुर। अच्छा, यही वो समय था 1938-39 जब मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, जबलपुर में, जो आपको एक पता है एक प्लेस है त्रिपुरी, वहां पर कांग्रेस का सेशन जो है वो क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस उस त्रिपुरी सेशन में चेयरमैन बने थे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस के साथ ये इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करने के बाद अंग्रेज इनको नौकरी से निकाल देते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पीछे कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी अंग्रेज ब्रिटिशर सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज्यादा डरते थे। तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस से उनकी जबलपुर में मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू वगैरह हुआ था, उसी के बाद इनको नौकरी से निकाल दिया गया, है ना। लेकिन इन्होंने संविधान, फिर ये फ्रीडम स्ट्रगल में उतर गए, और जब संविधान निर्माण हुआ, संविधान सभा बनाई गई, तो उसमें इनको स्थान दिया गया। और इन्हीं की एडवाइस पर जो ओथ ली जाती है, जो शपथ ली जाती है मंत्रियों की, और बाकी उसमें उसके ड्राफ्ट में ईश्वर के नाम पर शपथ, ये जो वर्ड आप पढ़ते हैं, मैं, ये नाम है, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं, ये लाइन, ये चीज, ये विकल्प, ये ऑप्शन किसने जुड़वाया, एच.वी. कामत साहब। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिएगा, ये जो आप ओथ लेते हैं जिसमें ईश्वर का नाम होता है, वो एच.वी. कामत, इनके एडवाइस पर ही जुड़ा, काफी महत्वपूर्ण शख्सियत। चलिए अगले, मास्टर लाल सिंह सिंसनवार। नाम याद रखना है बस, कहां से थे इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। भोपाल से एकमात्र सदस्य थे, ठीक है ना। कौन, मास्टर लाल सिंह सिंसनवार। इनका जो पिक्चर है वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, इसका नाम था प्रजा। प्रजा नाम से एक अखबार इन्होंने निकाला था। तो भोपाल से इकलौते सदस्य कौन गए थे, मास्टर लाल सिंह सिनसिनवार। आ चुका है ये अलग अलग एग्जाम्स में, इसलिए ये क्वेश्चन ने डाला है। नेक्स्ट, अब एक दो नाम और याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। कौन, हरि सिंह गौर, सागर के रहने वाले थे, संविधान सभा में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, ठीक है। और सागर को राजधानी बनाने के लिए भी इन्होंने ऑफर किया था, लेकिन नहीं माना गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए भी इन्होंने बात करी थी, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, अपनी सारी संपत्ति जो लगभग 1 या 2 करोड़ उस समय थी, वो पूरी उन्होंने दान कर दी और सागर में यूनिवर्सिटी ओपन करवाई। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, अपनी सारी संपत्ति दान देके। सागर को राजधानी बनाना चाहते थे, है ना। 2-3 बातें इनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में भी इन्होंने एक अच्छे से क्या कहते हैं एडवाइस किया था। अच्छा, दूसरे कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पहले सीएम पढ़ते हैं हम जिन्हें। इन्होंने हिंदी को राजभाषा दर्जा देने का सुझाव दिया था, यानी आप कह सकते हैं हिंदी को, हरि सिंह गौर ने भी इस पर बात की थी। हिंदी को सपोर्ट करने वाले लोगों में मध्य प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि हिंदी को क्या किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज। वैसे तो नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही थी, राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वो तो नहीं बन पाई। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में किसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, किन्होंने फाइट की, उनमें एक नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल। तो 2 नाम आपके सामने आ गए, हरि सिंह और सागर से। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले सीएम, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगले आपको कौन मिल रहे हैं, सेठ गोविंद दास। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। पहली बात, ठीक है, करना क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि संविधान मूल रूप से हिंदी में लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल संविधान है, मूल संविधान हैंड रिटन रूप में किसमें लिखा है, इंग्लिश में। हैंड रिटन जो कॉपी है वो इंग्लिश में है। किसमें है भाई, इंग्लिश। बाद में उसी का एक वर्जन हिंदी में तैयार किया गया है, हैंड रिटन फॉर्म में, लिखी इंग्लिश में गई, ट्रांसलेटेड हिंदी में। तो ये चाहते थे कि मूल वर्जन ही हिंदी में लिखा जाए, यानी अंग्रेजी में संविधान तैयार नहीं होना चाहिए, हिंदी में ही संविधान की मूल कॉपी लिखी जानी चाहिए। तो ये इनका मानना था। तो याद रखिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखाने वाले कौन, किसने डिमांड की थी, तो सेठ गोविंद दास। बेसिकली जबलपुर से ये याद रखना है। अच्छा, 2nd, 3rd और 4th और 5th 5 लोकसभा के ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। 5 लोकसभाओं में एज अ प्रोटेम स्पीकर इन्होंने क्या किया है, काम किया।
आपको पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। नई लोकसभा आने से पहले सदस्यों को जो शपथ दिलवाता है ना, सदस्यों की शपथ ओथ जो दिलवाता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है ना, तो वो प्रोटेम स्पीकर होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लोकसभा में ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ये राइटर भी थे, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जिनमें चंपावती, कृष्णलता और सोमलता, ये कुछ उपन्यास और नाटक इनके लिखे हुए है ना। तो कुछ नोवेल भी इन्होंने लिखे, कुछ स्टोरीज भी इन्होंने लिखी। प्रोटेम स्पीकर भी ये रहे। हिंदी को मूल रूप से, सॉरी, संविधान को मूल रूप से हिंदी में लिखवाना चाहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जो आपको याद रखना चाहिए। लास्ट में मैंने बता दिया कहाँ से हैं भाई, जबलपुर से। तो यहाँ के कौन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी यहाँ से रहे। तो सेठ गोविंदास, 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत, याद रखना है हमें। अगले, एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ चुका है। क्या आ चुका है भाई कि फ्रैंक एंथोनी क्या बने थे, संविधान सभा के पहले मनोनीत, नॉमिनेटेड, कौन, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किसने मनोनयन किया था, तो सेना सामने, है ना। तो याद रखना है कहाँ से थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं, पहली बात। दूसरी बात, एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। तो जब तक ये रहेंगे, जीवित रहते 1990s तक, आपको पता होना चाहिए पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था, है ना, प्रेसिडेंट करते थे 2 एंग्लो इंडियन को। तो वो जो नाम सजेस्ट किए जाते थे वो फ्रैंक एंथोनी साहब भेजते थे कि इन 2 लोगों को एज अ एंग्लो इंडियन मेंबर लोकसभा में शामिल कर लीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1993 तक मृत्यु हुई और इन्होंने क्या किया, सांसद बचते रहे। इसके अलावा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये जो आपके पास एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संस्थापक हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने कर। और ऑल इंडिया एग्नो एसोसिएशन के ये आजीवन चेयरमैन भी रहे। तो एंग्लो एसोसिएशन जो है, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, चूंकि उसके तो वो हैं खुद ही, तो वो कोई इशू नहीं, आप आंसर कर पाओगे। लेकिन ये याद रखना, ये काउंसिल जिसको इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, अच्छा, इनके नामित, यानी ये जिसका नाम दे देते थे उसी को लोकसभा में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंग्लो इंडियन अपॉइंट कर लिया जाता था। इनके बारे में कुछ बातें जो हमें याद रखनी है। अब पंडित शंभुनाथ शुक्ल, अब एक एक फैक्ट आएंगे आपके पास जो आपको याद रखने। शंभुनाथ शुक्ल कहाँ से हैं भाई, विंध्य प्रदेश से आए। और विंध्य प्रदेश के 52 से 56 तक, जब तक कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ, नए मध्य प्रदेश की स्थापना नहीं हुई। ये कौन रहे, ये सीएम रहे। तो विंध्य प्रदेश के सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, जो कि संविधान सभा के भी एक सदस्य। तो ये भी हमें याद रखना है, विंध्य प्रदेश से आ रहे हैं। ये इनको आप शायद जानते होंगे, इंदौर के लोकल लीडर विनायक सीताराम सरवटे। इनका संबंध कहाँ से है भाई, इंदौर से। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंदौर में जो बस स्टैंड है उनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है ना। तो रेलवे स्टेशन के पास में जो बस स्टैंड है, सरवटे बस स्टैंड, इन्हीं के नाम पे। 1973 में इंदौर बस स्टैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, सरवटे बस स्टैंड कर दिया गया था। इंदौर से संबंधित है, पूछ लेंगे वो आपसे कि किस संविधान सभा के सदस्य का संबंध इंदौर शहर से, या फिर इनका नाम देके पूछ लेंगे किस शहर से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सरवटे साहब। लास्ट में आ जाते हैं आपके कुसुमकांत जैन, लास्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है ये शायद गलत लग गई हो, ये सबसे युवा सदस्य, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य हैं। 25-26 वर्ष की उम्र में ही ये क्या बन चुके थे, संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। झाबुआ की थांदला, झाबुआ उस समय प्रिंसली स्टेट था, उसकी थांदला रियासत से ये बिलोंग करते थे, है ना। इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, झाबुआ की थांदला रियासत से ये थे। और संविधान सभा सबसे कम उम्र के सदस्य, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए यंगेस्ट फीमेल मेंबर कौन थी, दक्षाणी वेलायुधन, वो 32 ईयर में बन रही है। यंगेस्ट फीमेल मेंबर दक्षाणी वेलायुधन, यंगेस्ट मेल मेंबर कुसुमकांत जैन। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोले यंगेस्ट मेंबर कुसुमकांत जैन। 3 प्रश्न बनने हैं। अगर आपसे टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पूछा जाए संविधान सभा का या की सबसे युवा सदस्य, आंसर क्या होगा, कुसुमकांत जैन। फिर पूछा जाए संविधान सभा की सबसे युवा महिला सदस्य, दक्षाणी वेलायुधन। फिर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का सबसे युवा सदस्य मेल,
कुसुम खान जैन। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। भाई जब 25-26 की उम्र में क्या बन गए हैं, संविधान सभा के सदस्य बन गए हैं, तो नवल बात है कैबिनेट में तो जाएंगे जाएंगे, क्योंकि संविधान सभा से ही आगे कैबिनेट बनती है। संविधान सभा ही आपकी इंटरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट में, अंतिम संसद में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वही आगे बढ़ती है। तो ये थे आपके कुसुम खान जैन। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, वो भी आपके संविधान सभा में थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, है ना। इसके बाद त्र्यंबक राव दादाजी के नाम से जिनको हम जानते हैं, इनका भी संबंध कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से। तो ये दो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स थे। संविधान सभा में महिलाओं का योगदान, रोल ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दूसरा संविधान सभा में मध्य प्रदेश के लोगों का योगदान। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे जो आज समाप्त हो जाते हैं। तो लगभग यहाँ संविधान सभा आपकी समाप्त हो रही है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा, देखिए अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस में संविधान सभा के बाद सीधा टॉपिक उन्होंने क्या दे दिया, संघीय कार्यपालक, फेडरल एग्जीक्यूटिव। यानी हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, किंतु हमें ऐसा नहीं करना। हम चलेंगे जो एक सीक्वेंस होता है पॉलिटी में, जैसे संविधान सभा समाप्त हो गई, अब संविधान निर्माण हो गया है, संविधान बन चुका है, तो प्रियम्बल होना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रियम्बल अपने पास सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आपको पता है सेकंड जो पार्ट है, पहला भाग फर्स्ट पार्ट होता है पहले प्रियम्बल है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आपका इंडिया की यूनियन टेरिटरी और पूरा टेरिटरी आ जाएगी, वो भी हमारे पास नहीं है लेकिन डिस्कस थोड़ा कर लेंगे। सेकंड में नागरिकता, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड फंडामेंटल राइट, ये हमारे सिलेबस में जो कि नीचे दिए हुए हैं। तो हम जो पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से काफी प्रश्न यहाँ आते रहे। अच्छा, अब एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन अभी उनका प्रिंट आउट नहीं निकालना है क्योंकि नए नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, थोड़ा उनमें समय लग रहा है ना, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे उसमें हो रही हैं, फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए। तो तब तक जो आपके पास एक्चुअली हुआ क्या है कि पेज मेकर की फाइल को कन्वर्ट किया गया, जब कन्वर्ट किया गया पेज मेकर से दूसरे उसमें फॉन्ट में, तो वो प्रॉब्लम कर गई फाइल। तो मैं अभी आपको पेज मेकर की फाइल ही एज इट इज आपको अपलोड करा दे रहा हूँ, उसको आप पढ़िए, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, बट प्रिंट मत लीजिएगा क्योंकि 2-4-5 दिन में आपके लिए प्रिंट वाली फाइल तैयार होकर मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की एक साथ अपलोड हो जाएंगी, तो आप उसको पढ़िए, केवल प्रिंट मत लीजिएगा, प्रिंट नहीं लेना है। अभी फाइल सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मेट का चेंज, क्योंकि वो पेज मेकर में थी, पेज मेकर में चेंज करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसको कन्वर्ट कराया जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो मैं आज इवनिंग तक आपको ये दोनों फाइल अपलोड करवा देता हूँ जिन्हें आपको केवल पढ़ना है, प्रिंट नहीं लेना। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।